चलिए, नमस्कार। तो आज जो हमारा विषय है, वो बिल्कुल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और हम लोग आए दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ना हो, तो हम लोग बिल्कुल बोल ही नहीं सकते। भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग जो होता है, वो है वाक्य। क्योंकि हम अगर अपने भाव को व्यक्त करना चाहें, तो हमें एक वाक्य की ज़रूरत पड़ती है और वो भी वाक्य अगर सार्थक हो, तभी हम अपनी भावनाओं को उन तक पहुँचा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं पहुँचा सकते। लेकिन इस क्रम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम इसके वर्णमाला को जानें, उसके बाद उस वर्णमाला से कैसे शब्द बनते हैं, वो जानें, ठीक है? और उसके बाद ही हम वाक्य गठन को जान सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, एक सेकंड। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं, फिर शब्द जानते हैं, उसके बाद हम सीधे वाक्य पर आएँगे, ठीक है ना? तो उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप मुझे एक बार ये बता दीजिए कि क्या आप सब मेरी आवाज़ अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मेरी आवाज़ अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? हैंड रेज़ कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा। ओके? चलिए, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया। आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी। चलिए, ठीक, इसको देखते हैं। इस पे लिख पाएँगे हम लोग? कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पर सामने है वर्ण। एक सेकंड, पहले मैं इसको चेंज कर, ठीक है? ये देखिए, हम अगर यहाँ देखें, देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण किसे कहते हैं, ठीक? तो वर्ण की परिभाषा क्या है? हम ज़रा इसको जान लेते हैं। क्या कोई मुझे यहाँ बताएगा वर्ण की परिभाषा क्या है? या कोई चैट बॉक्स पे भी लिख के बता सकते हैं। आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स पे भी लिख के बता सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, उस मूल ध्वनि, उस मूल ध्वनि ध्वनि को कहते हैं, ठीक है? तो हम लोग इस तरह से एक-एक करके व्याख्या भी जान लेंगे, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके कहते हैं, जिसके और अधिक और अधिक खंड या टुकड़े टुकड़े न किए जा सके, न किए जा सके, ठीक है? यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे 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 क्या क्या होता है, देखिएगा। जैसे हम लिख सकते हैं ठीक,
आ, ठीक, उसके बाद क, पूरा डिलीट हो जा रहा है। वैसे ही जैसे आ गई, लेकिन हमें अगर क लिखना है, ध्यान दीजिएगा, तो क में हलचिल लगा के लिखना है, ठीक है ना, तभी जाकर वो होता है। तो ये तो वर्ण की परिभाषा हो गई। क्लियर, सबको क्लियर है वर्ण किसे कहते हैं? सबको क्लियर है? ये सबको समझ में आया भाई? अरे हैंड रेज कर दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं सीधे, अब चलिए ठीक है, अब शब्द, शब्द किसे कहते हैं जानते हैं, ठीक। अब शब्द की परिभाषा हम जान लेते हैं, क्योंकि हमें वाक्य पढ़ने से पहले इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब चलिए शब्द, शब्द, ठीक, तो शब्द किसे कहेंगे, ठीक है ना, तो शब्द कहेंगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है, शब्द कहते हैं। ये हो गया शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे, जैसे कुछ भी, घर, ठीक, कमल आदि, ठीक। तो ये हो गया आपको शब्द। क्लियर हुआ? तो वर्ण की परिभाषा आप जान लिए, शब्द की परिभाषा जान ली। अब हम लोग आते हैं वाक्य, क्योंकि सबसे पहले तो वर्ण ही बनता है, और वर्ण के बाद ही ना शब्द बनेगा, है कि नहीं? जब तक वर्ण नहीं बनेगा तब तक शब्द नहीं बनेगा, और जब तक शब्द नहीं बनेगा तब तक वाक्य का कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। क्लियर? अब देखिए हमारे पास है वाक्य, तो वाक्य किसे कहेंगे? वाक्य, देखिए अब वाक्य की परिभाषा जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वाक्य की परिभाषा जानेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तो यहां पर किसी को कोई परेशानी है अभी तक? रुक जाइए, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। चलिए, आप लोग अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों के पास है। तो वाक्य की परिभाषा समझ में आ गया, ये वर्ण की परिभाषा समझ में आ गया, शब्द की परिभाषा सबको समझ में आ गया? यस सर। क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे वाक्य की परिभाषा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर शब्दों का भी सार्थक होना जरूरी है, वर्णों का भी सही मेल होना जरूरी है, तब जाकर। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखिएगा? लिखिए, ऐसे सार्थक शब्द समूह, ऐसे सार्थक ऐसे सार्थक शब्द समूह, ऐसे सार्थक शब्द समूह, ठीक है ना, जो व्यवस्थित हो, व्यवस्थित होना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सार्थक शब्द समूह, शब्दों का तो सार्थक समूह होना ही चाहिए, लेकिन व्यवस्थित भी होना चाहिए। ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा किसी भाव को, भाव, भाव मतलब भावना, ठीक है ना, यानी हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा किसी भाव को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करे, यानी पूरी तरह से वो व्यक्त हो, ठीक है ना, पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करे, प्रदान करे, ठीक है ना, उसे वाक्य कहते हैं। क्लियर है सबको?
कहीं कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये परिभाषा में अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये परिभाषा में आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा किसी भाव को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम, यही रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी को निस्वार्थ होकर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक। अब ये क्या हुआ? पूर्ण वाक्य हो गया, ठीक है ना। तो विद्यार्थी को निस्वार्थ होकर पढ़ाई करनी चाहिए। क्लियर है? अब बताइए, यहां तक किसी को कुछ परेशानी है, कुछ पूछना है, बता दीजिए। अच्छा, इसको कमल कर दीजिए। आप अनम्यूट होकर पूछ सकते हैं। सर हम लोग शब्दों की जगह पद का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? अच्छा, चलिए, अब आपने पद की बात छेड़ ही दी है तो मैं उसको बता ही देता हूं। नहीं, यहां शब्द के स्थान पर पद आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा किसी भाव को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करे, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी को निस्वार्थ होकर पढ़ाई करनी चाहिए। यहां पर जो ये जितने भी शब्द हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, को, निस्वार्थ हो, कर, पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारे पद हैं। अब पद क्यों है? क्योंकि ये वाक्य में इस्तेमाल हो चुके हैं, इसीलिए इसका नाम पद हो गया है। जैसे ही आप स्कूल में आते हैं तो आप स्टूडेंट कहलाते हैं। जैसे ही घर में जाते हैं तो आप मम्मी पापा के बेटे कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप बाजार में जाते हैं तो आप एक ग्राहक बन जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप रेलवे में चढ़ते हैं तो आप एक यात्री कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है वो पद कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आपको पद की परिभाषा अगर लेनी है, आपसे पूछा जाए कि पद किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो वह प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। सिंपल, ठीक है ना। तो ये जो पद है, ये बाद की बात है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, जब हमारा विषय आएगा पद परिचय, या फिर एक और विषय है समास। जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग सीधे वाक्य पर ही ध्यान देते हैं। तो सुनिए, अब है वाक्य के भेद। वाक्य के वाक्य के भेद, ठीक। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के भेद जो हैं, सबसे पहले अगर हम वाक्य के भेद की बात करें तो वाक्य के भेद जो हैं वो दो आधार पर उसको किए जाते हैं। वाक्य के भेद को क्या किया जाता है? दो आधार पर इसके भेद किए जाते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं। इसको हटा देना। हाँ, तो वाक्य के दो आधार पर भेद किए जाते हैं, ठीक है ना, खास करके, ठीक। कौन कौन से हैं भाई? ठीक, तो ये तो आप समझ गए, वाक्य को दो आधार पर भेद किए जाते हैं। तब वो कौन कौन से, वो भी जान लेते हैं, ठीक। पहला पहला क्या है? पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। और दूसरा है
सबको समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? रचना के आधार पर। हाँ, अरे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? तो देखिए, दो आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हमें किसको पढ़ना है? हमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने हैं, ठीक है ना, खास करके, क्योंकि अर्थ के आधार पर हमने कक्षा 9 में पढ़ लिया है। अब हम लोग रचना के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक? तो यहां हम लोग लिखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, पहला वाला, दूसरा वाला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। इससे कोई परेशानी है? मैं लिख इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग इसको नोट कर सके, एक नोट बना सके, ठीक है ना। मैं चाहता तो इसकी व्याख्यान दे सकता था, मगर मुझे लग रहा है कि मैं लिख के अगर दूंगा तो आपको पास काफी अच्छी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो पहला है क। तो क में हम देखते हैं पहला क्या है। सबसे पहला है, बोलिए कौन सा होगा? सरल वाक्य। सरल वाक्य। वेरी गुड, सरल वाक्य पहला है। तो सरल वाक्य के बारे में जान ही लेते हैं। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं बताइए तो। आप सरल वाक्य की परिभाषा क्या दीजिएगा? बोलिए बोलिए, सरल वाक्य की क्या परिभाषा दीजिएगा? कोई नहीं बोलेगा? सर सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और वो एक ही वाक्य होता है। बिल्कुल सही। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है खास करके, तो जहां मूल रूप से एक क्रिया, यानी वहां पर एक कर्ता और एक क्रिया का होना कम से कम अनिवार्य है। तो जहां कम से कम एक क्रिया और एक कर्ता हो, वहां सरल वाक्य होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो आप क्या लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिख लीजिए सरल वाक्य का। लिखिए कि जहां, जिस वाक्य में एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया हो, ठीक है ना, वहां पर सरल वाक्य होता है। जहां पर एक ही क्रिया होती है, याद रखिए, ठीक। जहां पर एक, भले ही कर्ता कई हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है, ठीक। हाँ, तो लिख लीजिए जहां एक क्रिया, मैं इसको शॉर्ट में ही लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जहां एक कर्ता व एक क्रिया हो, ठीक है। जहां एक कर्ता, कर्ता गलत हो गया, यहाँ पे कर्ता हो जाएगा कर्ता, ये वाला। जहां एक कर्ता व एक क्रिया हो, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य, ठीक है। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में लिख दिया। अगला है ख। ख में क्या होगा बताइए? संयुक्त वाक्य। संयुक्त संयुक्त वाक्य। वाक्य। बिल्कुल सही, संयुक्त वाक्य। सबको समझ में आ रहा? मैं यहां लिख दे रहा हूं तो कोई परेशानी है क्या? ये आपके लिए अच्छा है कि सही है? बताइए, सही है ना? एक हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड का यस। काम कर यस रहा है, सर, अच्छा है। ये यस आपको सर। पूरा एकदम खास करके आपको दिख रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। मैंने सोचा कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए, तो सरल वाक्य है जहां एक कर्ता व एक क्रिया हो, ठीक है। और संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? तो संयुक्त वाक्य जहां, लिखिएगा, इसको अब जोड़ ही लीजिए पूरा। जिस वाक्य में
एक कर्ता व एक क्रिया हो, ठीक है, वहां सरल वाक्य होता है, ठीक है, वहां सरल वाक्य होता है। जैसे जैसे मोहन जैसे मोहन पढ़ते हैं, ठीक है, ये होगी। चलिए, कहीं अगर मिस्टेक हो तो बताइएगा, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूं ना, तो देख लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा है। वर्ण है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड या टुकड़े न किए जा सके। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक उसी प्रकार वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है ना। वर्ण या ध्वनि, तो वर्ण क्या है? एक ध्वनि ही तो है, ध्वनि है। जैसे अ आ क ख, लेकिन हल चिन्ह लगाकर वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, कमल आदि। सार्थक मेल होना जरूरी है। फिर ऐसे सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित होता था किसी भाव को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करे, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी को निस्वार्थ होकर पढ़ाई करनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद क्या है? वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो आधार पर भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हम खास करके यहाँ पर रचना के आधार पर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने रचना के आधार पर ले लिया। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता व एक क्रिया हो वहां सरल वाक्य होता है, जैसे मोहन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आता है संयुक्त वाक्य। तो लिखिएगा, जिस वाक्य में, बताइए इसका कोई बताएगा? जिस वाक्य में, बोलिए, जिस वाक्य में, बताइए इसका क्या होगा? संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में उपवाक्य एक स्वतंत्र उपवाक्य हो, अर्थात जिसका स्वतंत्र रूप से भी उपयोग किया जा सके, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों तथा वो सारी क्रियाएं अपने आप में स्वतंत्र हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन उसमें एक चीज है जो और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों, दो या दो से अधिक, ठीक, क्रियाएं हों, दो या दो से अधिक क्रियाएं हों, ठीक है ना, तथा दो से अधिक क्रियाएं हों तथा दोनों क्रियाएं दोनों क्रियाएं किसी समुच्चय 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 यहां लिखाएगा, देखते हैं लिख के। हाँ आ तो गया, ठीक है ना। समुच्चय बोधक, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों तथा दोनों क्रियाएं किसी समुच्चय बोधक अव्यय अव्यय से जुड़े हों, ठीक है, वहां वहां संयुक्त वाक्य होता है। कोई इसमें कुछ पूछना है क्या? समझ में आ रहा है कुछ? बोलिए जल्दी। वहां समुच्चय, वहां संयुक्त वाक्य होता है। यहां पर कुछ पूछना है इस परिभाषा में?
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों तथा दोनों क्रियाएं किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, ठीक है ना, वहां अच्छा एक चीज जुड़ गई, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों, दोनों क्रियाएं समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, यहां पर कर दीजिए, एक चीज जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखिए एक चीज जुड़ जाएगा जिसे मैं जोड़ देता हूं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों, दोनों क्रियाएं किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तथा दोनों क्रियाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, तथा दोनों कहाँ गया, हाँ क्रियाएं तथा दोनों क्रियाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। अब समझ में आया, ये तीन बातें होनी जरूरी है, सबको समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं हों, दोनों क्रियाएं किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों तथा दोनों क्रियाएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों, वहां संयुक्त वाक्य होता है। सबको समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं। यस सर। पक्का? सर जैसे अब देखिए कैसे, अब कैसे स्वतंत्र होगा, यानी कोई भी किसी पर आधारित आश्रित नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए यहां पर मैं एक मानस है इशिका को ले लेता हूं, तो मैं कहता हूं मानस लिखते हैं, मानस लिखते हैं और इशिका इशिका सही है, ऐसे लिखती है ना इशिका, इशिका पढ़ती हैं। समझ में आया कुछ? अब यहां आप अगर ध्यान दें तो मानस लिखते हैं, ये पूर्ण वाक्य है कि मानस लिख रहे हैं, पूरा वाक्य है। एक है ईशिका पढ़ती हैं, तो ये भी एक पूर्ण वाक्य है। लेकिन इन दोनों जो क्रियाएं हो रही है, एक लिखने का कार्य हो रहा है और एक जगह पढ़ने का कार्य हो रहा है, और दोनों क्रियाओं को जोड़ कौन रहा है? और कौन जोड़ रहा है? और अरे बोलिए कौन जोड़ रहा है? बोल ही नहीं रहे। और जोड़ रहा है। अच्छा अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये भाई समुच्चय बोधक अव्यय का क्या करें, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। ठीक, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है जरा उसको भी जान लीजिए। देखिए अरे कॉपी पेस्ट नहीं होता है अच्छा कोई बात नहीं। चलिए समुच्चय बोधक अव्यय, अब वो भी जान लीजिए समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा भी आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई ये क्या होता है, ये इसको किसको कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी। ठीक, तो देखिए समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा है, जब जो शब्द दो कर्ता या क्रिया, दो कर्ता या क्रिया को जोड़ने का कार्य करे, जोड़ने का कार्य करे, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समझ में आया? अरे समझ में आया? यस सर। पक्का? समुच्चय बोधक
अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे और, तथा, किंतु। ठीक है। अच्छा, जैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा वैसा ये दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने वो भी लिख दिया हूं, देखिए ध्यान रखिए, वो भी लिख देता हूं, जैसा वैसा, ये दोनों एक साथ आता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्लियर? आगे समझ में आया, इसलिए मैंने वो भी डाल दिया। सबको क्लियर है? कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है यहां तक में? किसी को भी कुछ पूछना है इतने में? कहीं से भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। अरे आप पहले अनम्यूट तो हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए और पूछिए अपना सवाल, या मैं पूछता हूं फिर। सबको समझ में आ गया? बोलिए यस भाई। सर। और यस इधर सर। और कौन कौन है? बाकी सब लोग भी उत्तर दे दीजिए। यस सर। चलिए ठीक है फिर, तो इतना तो समझ में आ गया सबको। तो ये मैंने लिख भी दिया, ये आपका एक तरह से नोट्स तैयार हो गया। ठीक, तो ये है आपका वाक्य। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जरा सा आपको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना और समझ लेना है। तो आज हम लोग दो पढ़ चुके हैं रचना के आधार पर, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला जो है वो है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य थोड़ा जो है, अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ है। जो शब्द दो कर्ता या क्रिया को दो बार हो गया है ना, इसको मिटाइए। दो कर्ता या दो क्रिया, दो कर्ता या दो, ठीक है ना, क्रिया को जोड़ने का कार्य करे उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, रहने दें। धन्यवाद आपका।